चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। पॉलिटिकल साइंस कल हमने कुछ टॉपिक बुक से पढ़े थे, है ना? नहीं पढ़े बुक से? अच्छा, बुक सिर्फ स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। कल हमने बातचीत की, थोड़ी सी साउंड बढ़ा दो। कल हमने बातचीत की थी कि भारत में संविधान क्यों लिखा गया, और संविधान में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आज बातचीत करेंगे। जैसे आपके संविधान के शब्दों की शुरुआत होती है प्रस्तावना से, और प्रस्तावना के स्टार्टिंग के शब्द हैं हम भारत के लोग। सबसे पहली बात यहीं से पकड़नी है कि ये संविधान किसी बाहर के आदमी ने नहीं लिखा, बल्कि हमने खुद लिखा है। और एक एक आदमी को तो लिखने बुलाएंगे नहीं, इसीलिए आप लोगों का संविधान लिखने के लिए एक संविधान सभा का इलेक्शन हुआ था, जिसका इनडायरेक्ट इलेक्शन हर 10 लाख की भीड़ पर एक आदमी को इलेक्ट करके इनडायरेक्ट, उसमें सब शामिल आप और मैं नहीं थे, लेकिन भेजा गया। और इस तरह से इसलिए यहाँ लिख दिया गया हम भारत के लोग, यानी ये भारत के लोगों ने बनाया है। और फिर लास्ट में जब इस प्रस्तावना का एंड किया तो लिख दिया कि आज एतद द्वारा, एतद मतलब अपने द्वारा, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। यानी हम ही लिख रहे हैं, हम ही लोग लिखने वाले, और हम ही लोग इसको ग्रहण करने वाले, या अपने आप को आत्मार्पित में देखो पहला शब्द क्या है, आत्म जमा अर्पित। अर्पित होता है किसी को, दूसरे को, भाई हमने अर्पण कर दिया। यहाँ हम कह रहे हैं हम अपने आप को अर्पित कर रहे हैं, यानी ये संविधान हम ही लिखने वाले हैं, ये हमारे ही ऊपर लागू होगा, और अपने देश के लिए हमने ही अपने आप को अर्पण कर लिया। इससे सबसे बड़ी चीज जो तुम्हें समझनी है कि यहाँ सारे काम किसके अकॉर्डिंग हुए हैं। और इसलिए तुमने सुना होगा कि भारत में जनता जनार्दन है, ये जो कहावत है ना, इसीलिए है। संविधान बहुत सुंदर है, नो डाउट, बहुत अच्छा लिखा गया। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब इस संविधान के जो स्थायी अध्यक्ष बने थे, जब ये संविधान पर साइन हुए ना 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद, 26 नवंबर 1949 को, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भरी हुई सभा, जैसे तुम सब बैठे हो ऐसे सभा भरी हुई थी, उन्होंने कहा था कि संविधान हमने अपने पार्ट पे बहुत बेस्ट लिखा, जो आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसका बेस्ट किया, लेकिन फाइनली संविधान एक मशीन की तरह है, और एक मशीन निर्जीव होती है, उसमें जीवन नहीं होता। ये डिपेंड करता है उस मशीन को हैंडल करने वाले के ऊपर कि उसने उस चीज को कितना बेहतर यूज किया। चाहे कोई बाइक है, गाड़ी है, इसको इस तरह से समझो, या कोई पंखा है, कूलर है, ये बोर्ड ही मान लो। अब इस बोर्ड को एक मशीन ही तो माने। अब मैं आके इस पे धड़ाधड़ मुक्के मारूं और इसको तोड़ने की कोशिश करूं तो काम कैसे करेगा? यही संविधान है, समझो इस बात को। संविधान के लिए शब्द उन्होंने यूज किए कि संविधान है निर्जीव। जो लोग चुन के आएंगे, ये डिपेंड करेगा उनकी मंशा के ऊपर कि वो संविधान का कैसा यूज करेंगे। और ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि अगर चुन के आने वाले लोग भ्रष्टाचारी होंगे, अच्छे चरित्र के नहीं होंगे, तो ये वेस्ट है। और अगर चुन के आने वाले लोग अच्छे होंगे, चरित्रवान होंगे, तो चाहे इसमें कितनी ही कमी हो, वो इसको टाइम टू टाइम अच्छा बना लेंगे। और शायद इसीलिए टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, और इतने अमेंडमेंट करने पड़ते हैं कि आपको आजाद हुए 70+ साल हुए हैं, लेकिन आपने अमेंडमेंट कर दिए 104। तो आप खुद देखो, हर साल आप इसको बदलते गए। और अभी भी पढ़े लिखे हर आदमी के मुंह से ये सुनने को मिलता है कि संविधान में बेहद कमियां हैं। सबसे बड़ी बेसिक कमी ये है कि उसमें जो लोग आपका देश चला रहे हैं उनकी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। जबकि आज आजादी के इतने सालों बाद हमें ये दिखता है कि अगर चपड़ासी भी लगना है तो मेंटल डेवलपमेंट का एक लेवल होना चाहिए कि उसको इतना पता हो कि ये फाइल इससे संबंधित है, ये इससे, ये फलाने अफसर के पास जाएगी, ये इस अफसर के पास। मेंटली रिटार्डेड को तो कुछ पानी पीने में भी नहीं लगाता ना, तो आप देश चलवा रहे हैं जिनका कि आपको स्तर नहीं पता। ये बहुत बड़ी कमी है, और उन्होंने ये बात शायद फील भी की होगी, इसलिए ऐसा लिखा। आपकी संविधान सभा में जब ये सब चीजें चल रही थी, जिनके बारे में हमने कल भी बात की, तब कुछ शब्द आए थे और उन शब्दों ने एक्सप्लेन किया कि आप क्या हैं, आपका भारत क्या है। तो ये 5-6 शब्द हैं जो दिखाते हैं कि भारत क्या है। सबसे पहली चीज है संप्रभुता, सॉवर्निटी जिसको बोलते हैं, संपन्न, संप्रभुता, संपन्न। संप्रभु का मतलब हम
अपने खुद के लीडर अपने आप हैं। जब आपका देश आजाद हुआ तो दो बहुत बड़ी ताकतें इस धरती पर थी, जिनमें से आज भी हैं, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। और ये इसलिए बड़ी ताकतें थी क्योंकि बाकी सब इनकी विचारधारा से प्रभावित थे। जो इसके पीछे चलने वाले थे वो पूंजीवादी थे। पूंजीवाद की सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें गरीब आदमी और गरीब होता जाता है और अमीर, और क्योंकि जितनी नीतियां बनती हैं वो अमीर के फेवर की बनती हैं और गरीब को वो ध्यान ही नहीं देते। यूएसए में ये चलना नॉर्मल है क्योंकि वहां गरीब है ही नहीं। आप देखो ना यूएस में कौन भीख मांगता है, बेगर्स नहीं है। विदेशों में जाओ तो कोई बेगिंग नहीं करता, कोई भिखारी नहीं है वहां। इसका कारण है ये इतने सालों से दिमाग का यूज करते 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 फाइनली इनकी जो ब्रीड है ना, जो इनकी जनता है, वो पैदा ही इतनी दिमागदार होती है कि उनको भीख न मांगनी पड़े। हम इतने पिछड़े इसलिए हैं क्योंकि हम 1000 साल तो मुगलों के अधीन रहे और फिर अगले 200 साल तक अंग्रेजों के। इस दास्ता के टाइम ने ना, जैसे एक पीढ़ी को आप इमेजिन कीजिए कि वो गांव में है और उनके सारे संसाधन छीन लिए जाएं, फिर जो उनके बच्चे आगे बढ़ेंगे उनको कोई संसाधन ना मिले, फिर उनकी अगली पीढ़ी को और कोई साधन ना मिले, तो तुम्हें क्या लगता है दिमागी विकास बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? ऐसा ही हमारे साथ हुआ। जब हम लोग गुप्त काल को पढ़ते हैं ना तो हम देखते हैं कि हमारा आर्किटेक्चर, मैथ, साइंस, लिटरेचर नंबर 1 था, लेकिन फिर हमने पढ़ा कि विदेशी आए, अटैक किया, फिर इंडियंस की सारी संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, किताबें सब जला दी, सब खत्म कर दी। ना हमारा पहनावा वैसा रहा, ना हमारा खान पान वैसा रहा, ना हमारे तौर तरीके वैसे रहे। इसीलिए इतने लंबे टाइम तक दास्ता सहते 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 फाइनली कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि इंडिया के लोगों का जो मेंटल लेवल था, जितना होना चाहिए था, वो नहीं रहा। और आज ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ हैं या हमारा आईक्यू लेवल नहीं है, लेकिन एक चीज होती है समाज से सीखी जाती है। ये जो अंग्रेज है ना, जो हमारे यहाँ राज करके गए, इन्होंने हमारे दिमाग में ये बिल्कुल भर दिया कि वाइट जो रंग है, जिनकी चमड़ी का रंग सफेद है, वो पवित्र हैं और वो राज करने के लिए पैदा हुए हैं, और जिनकी चमड़ी का रंग काला है या उनके सामने काला पड़ता है, उनके अंदर दिमाग नहीं है। और आप आज भी देखो, आज भी हम आजाद हैं, लेकिन कॉपी हम किसकी करते हैं? अब बहुत दूर ना जाए, मैं रोज ये कितनी बार एग्जांपल देती हूँ, इंडियंस की तो हालत इतनी खराब है कि जब भगवान ने हम लोगों को मेलेनिन हमारे शरीर में ऐसा बनाया कि हमारा गेहुआ रंग होगा और काले बाल होंगे या सफेद बाल, तो हमने उनको नीला, पीला, हरा, जैसा मन चाहा वैसा रंगना। ये किसकी चीटिंग की हम लोगों ने? लोगों ने आंखों के जो ये जिसका रंग ब्लैक है, लेंस लगा के उसको भी नीला, हरा, पता नहीं कैसा कैसा कर लिया। इससे ये दिखता है कि तुम कॉपी कर रहे हो अभी भी किस कल्चर को? विदेशी। इसका मतलब मन से आज भी गुलाम है और उनको अपने से बेहतर मानते हैं, ये एक फैक्ट है। इसीलिए पूंजीवाद भारत में सक्षम नहीं रहेगा। और पूंजीवाद जिसकी तरफ आपकी सरकार लगातार झुकती जा रही है ना, ये देखना अभी आगे कम से कम 100-200 साल एवरेज आदमी और बिलो एवरेज बिल्कुल पिसेगा। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा पेट भरने का। क्यों? क्योंकि इतनी समझ लेके वो पैदा नहीं हुए कि वो प्राइवेट सेक्टर में एडजस्ट कर जाएं, और कुछ सालों, पीढ़ियां जब भूखी मर जाएंगी ना, फिर जब जरूरत होगी, एक शब्द तुमने सुना होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सुना है? ये नहीं सुना? साइंस का नियम है, 8वीं 9वीं में पढ़ाते हैं स्कूल में। देखो अब तुम ये देखो, तुम पढ़े लिखे हो, तुमने ये बेसिक बात स्कूलों में बताई जाती है, ये नहीं सुन रखी। इससे ये दिखता है कि हमारा सच में एजुकेशनल डेवलपमेंट बहुत पीछे है। और अंग्रेजों की बराबरी करने के लिए पहले दिमागी विकास उनके बराबर करना पड़ेगा। अंग्रेजों के देश में या यूएसए में पूंजीवाद में सब लोग सस्टेन कर सकते हैं क्योंकि सब में लायकियत है, लेकिन भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है अभी कौन से वाद की? समाजवाद। समाजवाद के बिना ना भारत चलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक एक जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो कमजोर है हमारी। लेकिन अब सरकार दलील दे रही है कि इस तरह तो आप कमजोर हमेशा रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अगर भूखे मरते लोग, जब 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी ये होगा ना कि भूखे ही मरना पड़ेगा, कोई कामकाज नहीं है, तब लोग अपने आप विकास के रास्ते पे आएंगे, अपने आप मेहनत करेंगे। सरकार अब ये दलील दे रही है, अब जो प्रेजेंट में है, कि सरकार का काम रोजगार देना नहीं होता। सरकार रोजगार देने के लिए नहीं है, तो रोजगार कौन देगा? वो कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर वाले रोजगार देंगे, हम तो सिर्फ ऊपर से सुपरविजन रखेंगे। तो सरकार अब धीरे धीरे, आपकी जो भारत की सरकार है ना, जिसका कि रूप कैसा होना चाहिए था, वो किस तरफ मुड़ती जा रही है? अब एक बहुत बड़ी दलील वो ये दे रहे हैं कि ये शब्द तो मूल संविधान में था ही नहीं। और हम भी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग, कि मूल संविधान में क्या शब्द नहीं था?
समाजवाद शब्द तो बाद में आया, और ये कहीं भी एक्सप्लेन्ड नहीं है कि समाजवाद के असली मायने भारत में क्या होंगे। आपने कॉपी कर लिया समाजवाद को यहाँ से उठा के, लेकिन इस समाजवाद को कहीं भी भारत के किसी आर्टिकल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। और जो चीज एक्सप्लेन नहीं होती ना, उनके ऊपर तो कोई भी सरकार कभी भी अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है, वो आजाद होती है। इसीलिए भारत में कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर समाजवाद का रुख बदलते बदलते किस तरफ मुड़ गया, जो पिछले 3-4 सालों में तुम्हारे सामने स्पष्ट है। हमारा पूरा झुकाव अर्थव्यवस्था का किस तरफ चल पड़ा है। पूंजीवाद का सबसे बड़ा नुकसान उस आदमी को है जो एवरेज है या बिलो एवरेज है। जो एवरेज से ऊपर है उन्हें नुकसान नहीं होना। जो अमीर है ना, वो अपने बच्चों को अच्छा माहौल देंगे, उनके बच्चों को अंग्रेजी अच्छी आ जाएगी, कपड़े अच्छे पहनने आएंगे, उठने बैठने की समझ होगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, उनको नौकरी मिलना आसान होगा। लेकिन गाँव के इंसान को ना अच्छी भाषा बोलनी आ पाएगी, क्योंकि उसके पास साधन नहीं है, वो महंगे स्कूलों में पढ़ा नहीं सकता, उनके बच्चों की ना बॉडी लैंग्वेज अच्छी बननी, ना उनके इंटरव्यूज अच्छे जाने। उस कंडीशन में नौकरियां उनके लिए मुश्किल होंगी। सरकारी नौकरी में ये सब चीजें देखी नहीं जाती, सिर्फ इंटेलिजेंस की माप करके नौकरी मिलती थी। इसलिए एवरेज और बिलो एवरेज के बच्चे भी सरकारी नौकरी आसानी से पा सकते थे। अब अपने आप को देखो, तुम किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके खड़े हो जाओ तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें 50,000 की नौकरी कोई देगा? लेकिन कितने बच्चे यहाँ आते हैं देखो, जो कहते हैं 64,000 सैलरी, 50,000 सैलरी। प्राइवेट स्कूल में कितनी लड़कियां यहाँ सीटेड टेस्टेड पास हैं, 8,000 और 10,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं देते वो लोग। लेकिन यही जब केवी में लग जाती है तो 50,000 रुपए तनख्वाह है। अपनी पीढ़ी को आगे विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए कमाना जरूरी होता है ना, इसीलिए हमें समाजवाद चाहिए। समाजवाद की कल्पना आपके संविधान के मूल प्रति में नहीं थी, लेकिन बाद में आपने जोड़ ली। स्टार्टिंग में आपने लिखा, भाई अपनी प्रभुता हम खुद देखेंगे, हम इन दो बड़ी शक्तियों से प्रभावित नहीं होंगे, और हमारे विदेश संबंध हम खुद डिसाइड करेंगे किसके साथ हमें कैसा रिलेशन रखना है, हमें इनसे डील करना है कि नहीं करना। और यही कारण है कि आपने दोनों का साथ पकड़ लिया, यूएसए का भी और यूएसएसआर का भी। और इसलिए 9वीं क्लास की इकोनॉमिक्स अगर तुमने कभी सुनी भी होगी तो तुम्हें पता होगा तुम्हारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी। समाजवादी कहते हैं समाज का भला पहली प्रायोरिटी, सबको बराबर मौके मिले, आगे वो निकले जो लायक है। वो ये नहीं कहते कि सबको फ्री में खाने को मिले, वो कहते हैं मौके सबको दो, बराबरी दो, स्कूलिंग अच्छी सबको दो, फिर जो लायक है वो ऊपर पहुंचे और जो नहीं मेहनत करता नीचे रहे। ठीक भी यही बात है, कभी भी ना बराबरी अच्छी चीज नहीं होती, अच्छी चीज होती है फेयरनेस। भाई सबको मौका दो। एक चीज होती है इक्वालिटी। इक्वलिटी का मतलब होता है कोई पढ़े ना पढ़े सबको बराबर ट्रीट करें। भाई अब कोई पढ़ा नहीं और कोई पढ़ा है, एक इंसान, एक बच्चे ने बहुत मेहनत की 95% लाया, एक ने ध्यान ही नहीं दिया 40%। अगर इन दोनों को सेम काम मिलेगा तो कौन डिमोटिवेट होगा? फिर मैं क्यों पढ़ा, मुझे क्या जरूरत थी पढ़ने की। 90-95 वाले को अच्छा काम मिलना चाहिए, इसकी सैलरी 1 लाख की होनी चाहिए और इसकी सैलरी 10,000 की होनी चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी के मन में आए कि हाँ यार पढ़ने से फायदा होता है। अगर आप इक्वलिटी लाओगे तो कोई काम ही नहीं करेगा। फेयरनेस रखो, फिर वहां बच्चा या इंसान अपने आप जज करे कि मेरा फायदा किस में। अब तुम सब पढ़ रहे हो और तुम सब देख रहे हो कि भारत में शिक्षा का मौलिक अधिकार सबको दिया गया, ये बात हम जानते हैं ना। हर बच्चा पढ़ सकता है, कितने से कितनी एज का? यानी पढ़ाई में क्या दे रखी है। अब उस पढ़ाई में कुछ लोग आईआईटी भी कर जाते हैं सरकारी स्कूल से पढ़ के, कोई नीट भी कर जाता है और कोई पास भी नहीं होता। यानी वहां जाके जो अच्छा कर रहा है उसके साथ फेयरनेस के चलते अच्छा पैकेज मिलना चाहिए, और जो मेहनत नहीं कर रहा उसको क्यों मिले अच्छा पैकेज। तो ये चीज होती है समाजवाद के मायने। ये नहीं कि सबको बराबरी, मौके बराबरी के दो, फिर जो मेहनती है उसको आगे निकलने दो, उसकी पीढ़ियां अच्छी चलेंगी तो अपने आप लोगों को समझ आएगी कि भाई पढ़ना लिखना चाहिए। अब ये हम लोग जो है, तुम इतने मेहनत करते हो, सुबह आते हो, कई घंटे यहाँ बैठे रहते हो, परेशानी झेलते हो, तो क्यों ऐसा करते हो तुम? क्योंकि तुम्हें एक आशा की किरण दिखती है कि अपनी पीढ़ी बदलने का तरीका क्या है, मेहनत कर लें, पढ़ाई कर लें। अब तुम जितने लोग बैठे हो, अगर एक एक के अकाउंट में एक बंधी हुई तनख्वाह आने लगे तो तुम्हारी पूरी पीढ़ी बदलेगी। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। जैसे मैं अपना बेस देखूं तो मेरे पिताजी इकलौते वर्किंग हैंड थे, हम 4 बहनें थी। अब हम चारों को अगर हम उनके भरोसे रहते कि भाई पिताजी सारा काम करेंगे, तो फिर कहीं हम शादी ब्याह करते और कहीं पे पता नहीं कहाँ हम लोग घरेलू हाउसवाइफ बन गए होते। लेकिन ये था कि नहीं, पढ़ के अपनी लाइफ सेट की जा सकती है, पढ़ के लाइफ बदली जा सकती है। आज हम चारों बहनें इंडिपेंडेंट है, चारों कमाती हैं, बहुत अच्छा कमाती हैं। यानी पीढ़ी बदल गई ना, नस्ल बदल गई। अगर ऐसे तुम आज जहां बैठे हो, तुम सब अगर पढ़ लिख के लग गए तो तुमसे अगली आने वाली पीढ़ी को बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि जो तुम्हें नहीं मिला वो उनको मिल सकता है, फिर वो और बेहतर हो सकते हैं।
एक से अगली पीढ़ी में अगर ग्रोथ नहीं हुई तो हमारे जन्म का फायदा क्या? आपके पिताजी जिस घर में रह रहे थे आप भी उसी घर में रह रहे हैं, और आपकी अगली पीढ़ी भी। आप ना मकान बना पाए, ना दुकान बना पाए, ना कोई प्लॉट, ना कुछ नहीं, फिर आपने क्या किया? ये सब चीजें आपको कब पॉसिबल है आपके लिए? जब आप नौकरी लग जाए, क्योंकि बिजनेस हर किसी के लिए नहीं बना। यानी हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं पढ़ाई के थ्रू। ये किसने बता दिया हमें? किसने बताई तुम्हें ये बात? तुमने देखा समाज में, तुम्हारी ही सोसाइटी से, तुम्हारे गांव गली मोहल्ले से कुछ लोग पढ़ लिख के कामयाब हो गए। इक्वालिटी सबको मिली, पढ़ने का मौका सबको मिला, लेकिन गांव के हार्डली 5 लोग हैं जिनको आप कामयाब कहेंगे। वो क्यों हुए कामयाब? क्योंकि उन्होंने क्या की? आज वो अच्छे हैं, उनके पास गाड़ियां, उन्होंने घर बड़े बना लिए। ये फेयरनेस है। मौके सबको मिलने चाहिए, फिर आगे वो निकले जो लायक है। संप्रभुता संपन्न में हमने कह दिया हम अपने विदेश संबंध किससे पूछ के नहीं बनाएंगे? यूएसए और यूएसएसआर। हमारा जिससे मन करेगा बिजनेस रखेंगे, जिससे मन करेगा बिजनेस नहीं रखेंगे। हमने दोनों का साथ पकड़ा, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई। एक तरफ आप लोगों के फायदे की बात करती है सरकार, एक तरफ सरकार कहती है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ कराएंगे। एफडीआई पता होगा ना आपको, यहाँ पे आप जो चाहो बिजनेस करो, आपको खुली छूट है। यानी आपने अपने विदेश संबंध दोनों के फेवर के हिसाब से बनाए, और आप अपनी संप्रभुता में संपन्न है, आप इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस में। दूसरा शब्द इसके बाद लिख दिया गया बाद में जाके, समाजवाद। समाजवाद का मतलब सरकार कोशिश करेगी कि किसकी भलाई हो? समाज की। और इसीलिए सरकार रेल चलाएगी, सरकार जो है सरकारी स्कूलों में शिक्षा देगी, सरकार बिजली पे काम करेगी। लेकिन धीरे धीरे आप देखो सरकार ने रेल भी बेच दी, स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन तुम्हें पता है स्टार्ट हो गया कहीं कहीं पे। 200 स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए सरकारी, जिनमें कि 1-1.5 साल में अच्छा रिजल्ट दिखा के फिर धीरे धीरे सारे सरकारी स्कूलों को भी प्राइवेट कर देंगे। टाइम लगेगा लेकिन सरकार कर देगी ऐसा। बिजली आप जानते ही हैं क्या किस स्टेज पे आ गई। यानी जो कोर सेक्टर थे सिर्फ 4 कह रही है सरकार रखेंगे, बाकी सबको 5, 7, 10 सालों में प्राइवेटाइज कर देंगे। ये लास्ट मौका है तुम्हारी पीढ़ी के पास, पढ़ के लग जाओ, नहीं तो आगे लाइफ बहुत टफ हो जाएगी, बहुत टफ। देखते देखते जैसे हम जब थे ना तब तक इतनी ये दिखता था कि इतनी टफ नहीं है, जिंदगी बदली जा सकती है। लेकिन आज से 10 साल बाद हो सकता है जिंदगी बदलना मुश्किल दिखे। अब ये लास्ट मौका है, इसको बहुत ज्यादा ध्यान से यूटिलाइज कर लो। जहां नौकरी लगे ना अपना 100% कोशिश करो कि लग जाए, नहीं तो रह गए तो 4-6 साल बाद लाइफ बिल्कुल बदलने वाली है। ये सब चीजें किस लिए सरकार चलाती थी? ताकि जनता की, हाँ, यानी भलाई सरकार का एक टारगेट था। और भलाई कब होती है? जब गरीबों का ध्यान ज्यादा रखा जाए। अमीरों को जरूरत नहीं है रेल के किराए के 10 रुपए बचाने की, ना अमीरों को 10 रुपए की बिजली बचानी, ना उनको अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाने। ये किनको ध्यान में रख के किया गया? गरीबों को, बीपीएल परिवारों को, SC STs को, तो उनके लिए थी ये फेवरेबल। इसी को क्या कहते हैं? लेकिन ये मूल शब्द नहीं है, ये बाद में लाए थे 1976 में। तीसरा एक शब्द है पंथ निरपेक्ष, जिसको बहुत लोग कह देते हैं धर्म निरपेक्ष। हमारे इंडिया की संरचना कुछ ऐसी थी कि जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा तो हमने देखा था कि इंडिया में मेजर 3 कम्युनिटी थी, हिंदू, बौद्ध और जैन। ये काफी लंबे टाइम तक चले। अगर हम इनको देखें तो ये मान लो मौर्यों से, अगर हम इसको, बल्कि वैदिक काल से मान लें। और फिर कब तक देखा हमने ये? जब तक कि हर्षवर्धन वगैरह थे, है ना, 647। उसके बाद भी गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये भी तो हिंदू ही थे मेनली। भाई गॉड नरेश था ना शशांक, तो गॉड नरेश तो हिंदू थे, ब्राह्मण थे। इन तीनों कम्युनिटीज ने राज किया भारत पे अलग अलग दौर में, राजाओं ने इनको प्रमोट किया। इसके बाद जब मध्यकाल आया तो आपके यहाँ एक नया धर्म का सूत्रपात हुआ, इस्लाम। इस्लाम धर्म लगभग 1000 साल तक आपके यहाँ राज करते रहे, क्योंकि इनका पहला आक्रमण तो 712 में था, लेकिन ये जमे हैं यहाँ 1206 में। जमने का मतलब जब इन्होंने यहाँ देखो पहली मस्जिद बनाई, कुतुब मीनार और सल्तनत की स्टार्टिंग की। फिर यहाँ से लेके प्रॉपर तरीके से देखें तो 1857। लेकिन अगर देखें कि ये यहाँ आके प्रभाव छोड़ने लग गए तो याद करो उतबी, फिरदौसी, बैहाकी, ये पढ़ रखे हैं ना हमने। हाँ, तो उस टाइम को अगर देखें तो वो 1001 से स्टार्ट हो गया था। इस हिसाब से आपके यहाँ लगभग 700-800 साल जिस धर्म का बोलबाला रहा वो कौन सा धर्म था? इस्लाम।
ये इतने ज्यादा रच बस गए थे हमारे अपने इंडिया में कि इनमें से अलग को निकालना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बहुत सारे इस्लाम धर्म के मानने वालों ने हिंदू महिलाओं से भी शादियां की, हमने पढ़ा था। अलग अलग कास्ट के कारण यहाँ इतना मिक्स हो गया कल्चर कि किसी एक कम्युनिटी को निकालना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए आपके भारत को धर्मनिरपेक्ष बनना ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इतने तरह के लोग यहाँ रहते हैं। और फिर इनमें भी अलग अलग, जैसे हिंदुओं में वैष्णव, शैव, ऐसे ही बौद्ध में हीनयान, महायान, फिर वो दिगंबर और श्वेतांबर, ऐसे ही शिया और सुन्नी। तो यहाँ इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि आपको धर्मनिरपेक्ष बनना पड़ेगा। और फिर इनके बाद जब अंग्रेज आए तो एक और कम्युनिटी यहाँ जन्म ले गई जिसको नाम दिया गया एंग्लो इंडियन। ये भी तो भारतीय ही हैं, जिनके पिता या दादा मूल रूप से विदेशी और माँ मूल रूप से भारतीय। ये इतना मिक्सचर था कि यहाँ पे कहा गया कि भारत में ऐसा निभ ही नहीं सकता कि आप एक धर्म को भगा दें। 1000 साल से ये लोग रह रहे हैं, 200-300 साल से ये लोग रह रहे हैं, इनका पता नहीं कि कितने पुराने हैं, और कई 100,000 साल इनको भी हो गए, मतलब कई हजार साल। तो इसीलिए कहा गया कि इंडिया को फाइनली क्या बनाना पड़ेगा हमें, पंथ निरपेक्ष। पंथ का मतलब होता है इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है। फिर सेकंड चीज है यहाँ सब धर्म बराबर हैं, और इसलिए हर धर्म के मंदिर, मस्जिद, कुछ भी बन सकता है। हम देखते तो हैं चारों तरफ कुछ भी बना लो। कुछ कंडीशंस हैं जिनका ध्यान रखो, लेकिन आप अपने धर्म को, सब लोगों को बराबरी का हक मिला। लेकिन भारत कहता है मेरा कोई धर्म नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे भारत हिंदू राष्ट्र है या भारत मुस्लिम राष्ट्र है। भारत कोई राष्ट्र नहीं है। भारत इस मामले में सेक्युलर है, यानी हमारा अपने देश का कोई धर्म नहीं, लेकिन सब धर्म यहाँ बराबर है। तो ये शब्द क्या यूज किया गया, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर बोलते हैं इसको। इसके बाद चौथा एक शब्द आया लोकतंत्र। भारत की जनता अपने ऊपर जिससे चाहे राज कराए, हमारी मर्जी है, हम बीजेपी लाएं, कांग्रेस लाएं, गठबंधन लाएं। पर दिक्कत क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। क्या था इसका पूरा वो स्लोगन क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सबसे बड़ी दिक्कत जानते हो क्या है, आपकी 50% से ज्यादा आबादी आधी बार वोट डालने जाती ही नहीं। यानी आधे लोगों को मतलब ही नहीं है कि कौन राज कर रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल सा रवैया हो गया कि क्या फर्क पड़ता है, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, फाइनली लूटना इनको देश को ही है, जनता को ही है। जो जितना भार पड़ेगा वो जनता पे पड़ेगा, चाहे कांग्रेस आ जाए चाहे बीजेपी। आपने दोनों देख ली, फर्क कुछ नहीं पड़ा। फाइनली मरता है आम आदमी, क्योंकि उसकी नौकरियां खत्म कर देते हैं, किसानी वो कर नहीं सकता, चीजों की महंगाई इतनी बढ़ा देंगे कि घर परिवार चलने मुश्किल होंगे। अब 50% लोग जब वोट डालने जाएंगे ही नहीं, तो जो रिजल्ट आएगा वो 50% को ही 100% मान के आएगा। अब इसमें भी मेजोरिटी नहीं है। इसमें भी क्या हालत है, मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट उठे हैं, 4 पार्टी हैं, एक को 12% मिल गया, एक को 13% मिल गया, एक को मान लो 6% मिल गया, एक को जितना बच गया उतना मिल गया। तो अब देखा जाए तो सब पीछे हैं। तो सब पीछे हैं तो ये क्या करते हैं, गठबंधन कर लेते हैं। 2 अपने इकट्ठे मिलेंगे और कह देंगे भाई तेरा भी मुनाफा मेरा भी, कुछ मंत्री तेरे बनेंगे कुछ मेरे, हम दोनों मिलके सरकार चलाएंगे। जिन लोगों की बेसिक विचारधारा अलग है वो इकट्ठे हो जाते हैं। आपके सामने बहुत दूर ना जाए, हरियाणा कितना अच्छा एग्जाम्पल है। जेजेपी नाम की पार्टी सिर्फ इसलिए जीती क्योंकि वो बीजेपी के एंटी थी। उसने जितनी रैलियां की, जितने भाषण दिए, बीजेपी को टारगेट करके दिए, और फाइनली क्या हुआ, उसी में लीन हो गए। ये ऐसा आज से नहीं है। आपके यहाँ चौधरी चरण सिंह जी जो थे ना, चरण सिंह जी का नाम याद है? हाँ, उन्होंने जनता पार्टी बनाई थी कई सारे लोगों ने मिलके 1977 में। किसके खिलाफ प्रचार प्रसार किया था? कांग्रेस। और कितनी अजीब बात है कि 1979 में वो कांग्रेस का साथ लेके देश के पीएम बन गए। मतलब ये आप देखो आज से नहीं है, ये सदियों से चला आया। जब जब गठबंधन की सरकार होगी ना, तो सोच लेना कि ये सिर्फ अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं। इनको क्या फर्क पड़ता है जनता का क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई 5 साल तू भी राज करेगा, मैं भी राज, मिलके साझे का खाएंगे और अपना काम निकाल लेंगे। ऐसा हमेशा से होता आया। गठबंधन की सरकार कभी अच्छी नहीं होती, और इसीलिए आपके यहाँ गठबंधन बनते हैं, क्योंकि आपके देश में 50% लोग तो वोट डालने ही नहीं जाते। और गठबंधन ना कहें, अब देखें, ऐसा पहले कांग्रेस के टाइम में भी हुआ था। एक टाइम था जब कांग्रेस अकेली लीड में थी, जैसी आज कौन लीड में है, तो फिर ये तानाशाही पे उतर आते हैं। ऐसे ही सेम कांग्रेस ने तानाशाही की थी एक दौर में, ऐसे ही आज बीजेपी कर रही है। तानाशाही तो बहुत नेगेटिव चीज है ना। तानाशाही का मतलब होता है जब आपकी आवाज को सुना ही ना जाए। भाई हम गलत बोल रहे हैं, मान लिया हम गलत हैं, हम गलत बात कर रहे हैं,
तो भी लोकतंत्र में सुनना होता है गलत को भी, और सुन के उसको दलील देनी होती है कि आप गलत कर रहे हैं, तभी तो इसको राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है। अगर थोपना ही है तो शास्त्र कह लो ना, फिर इसका नाम राजनीतिक विज्ञान क्यों है? क्योंकि हर चीज पे तर्क हो सकता है, इसको साइंटिफिक तरीके से समझने की जरूरत है। आवाज को दबाना नहीं होता। अगर कोई गलत भी डिमांड कर रहा है तो लोकतंत्र क्या कहता है कि उस गलत आदमी को समझाओ कि तू इसलिए गलत है, तर्क तो दोगे, या अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। आज भारत में ये हालत है कि किसी की भी आवाज सुनी नहीं जा रही। ऐसा नहीं कि बीजेपी ऐसा अकेली कर रही है, पहले ऐसा कांग्रेस ने भी किया था, तब कांग्रेस गिरी थी 1977 की सरकार में। पर दिक्कत क्या है? फाइनली दिक्कत वहीं आती है कि आपके देश के पास ऑप्शन नहीं है। आप मान लो इस सरकार से दुखी हो, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या? आप क्या करोगे? राजनीति में किसी पढ़े लिखे का इंटरेस्ट ही नहीं है, इसीलिए इनके असली मतलब निकल के नहीं आते। लोकतंत्र सबसे सुंदर संकल्पना है, डेमोक्रेसी, लेकिन उसके मायने नहीं है आपके देश में। इसमें बस ये कह दिया जनता के द्वारा चुने जाते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। कितना खुलेआम लोग झूठ बोलते हैं लोकतंत्र में। अभी आप देख रहे हो बंगाल में इलेक्शन के क्या कहा, 75 लाख नौकरियां 1 साल में। पूरे देश में 2 करोड़ कही थी, वो आज तक तो निकली नहीं, कितने साल हो गए। और कितनी अजीब बात है कि देखो बंगाल वाले मान भी लेंगे कि हाँ 75 लाख नौकरियां। जैसे यहाँ देखते देखते भी लोग मक्खी को निगल जाते हैं। जब दिख रहा है कि पूरा देश एंटी विरोधी है, तो एक क्या क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि भाई बताओ तो पिछली चीजें कितनी पूरी की हैं जो ये पूरी कर दोगे। और कितनी हद दर्जे की बेशर्मी है कि यहाँ कोई भी कुछ भी कह सकता है जनता के बीच में जाके, और जनता क्वेश्चन नहीं करती। इन सब का भी कारण तो वही दिक्कत है, क्योंकि क्या नहीं है हमारे पास, उतने तर्क ही नहीं होते। और मैं आपको आज बता रही हूँ 2024 में ऐसी कंडीशन इस देश में क्रिएट की जाएंगी, सबके मन में राष्ट्रवाद भरेगा। देख लेना, अभी कोई राष्ट्रवाद नहीं है ना, अभी कुछ नहीं हो रहा तुम्हारे देश, होगा भी नहीं। 2021 खाली जाएगा, 22 का, 23 का एंड आते आते बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं, हिंदू मुस्लिम दंगे जरूर होंगे। और वो क्या होंगे कि एक मुस्लिम भीड़ ने हिंदू मार दिया, हिंदू भीड़ ने मुस्लिम मार दिया, ये होंगे देखना 100%। 2023 के एंड से और 2024 तक यही चलेगा। और फिर क्या होगा? सर्जिकल स्ट्राइक होगी और आपकी रातों रात आपकी सेना पाकिस्तान पे हमले करेगी। ये सब होगा 2024 में। अब ये हमें समझ में आ रहा है क्योंकि हम क्या हो गए, अब एजुकेटेड हो गए। इस बात को हर एक को समझना पड़ेगा कि ये 5 सालों में दंगे तभी क्यों भड़कते हैं जब इलेक्शन आते हैं। उससे पहले तो अब सब शांत है ना, किसी तरफ कुछ नहीं है, तब देखना क्या होगा। और इतना ज्यादा होगा, तुम देखना वायरल होगा कि देशभक्ति की भावना और झंडे फहराते हुए लोग, और ऐसा हमें भी लगेगा कि हाँ यार देश के लिए कुछ करना चाहिए, ये हमारे मन में भी आएगा। उस टाइम पे इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे और फिर सारी फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करके और फिर से सरकार ऐसे की ऐसी आ जाएगी और आप देखते रह जाओगे। फिर 5 साल आपको कोई नहीं पूछेगा और फिर 5 साल बाद ऐसा ही होता आया हमेशा से, क्योंकि इंडिया में पढ़ाई लिखाई है ही नहीं। और जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं होगी ना, तब तक लोग ऐसे ही बेवकूफ बनते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं होना जाना, हम सिर्फ ऐसे ही बोल बोल के रहते रहेंगे। लेकिन फिर वही बात आती है कि फाइनली क्या होगा, जब पढ़ लिख जाएंगे तब तो क्वेश्चन करेंगे। मान लिया हमारी पीढ़ी नहीं करेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी, कभी तो कोई ऐसा इंडिया में होगी, एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल जो भगत सिंह की तरह हर एक क्वेश्चन करना सीख जाएगा कि अपने हक की बात के लिए हम खड़े हों, और कोई आके हमें बेवकूफ ना बनाए कि आतंकवाद देखो हमने ये कर दिया, हमने पाकिस्तान में ये कर दिया। हमें सुनना ही नहीं है। आपने देश की एजुकेशन पे क्या किया, हॉस्पिटल्स के ऊपर क्या किया, उनके जवाब चाहिए। देखा कल परसों आपके पीएम ने भी वैक्सीनेशन करा ली है ना, कायदे से। अब इतने सारे लोगों को कुछ नहीं हुआ तो सब सेफ फील करें सब, और फिर फोटो आएंगे फ्रंट पेज पे। अगर सही मायने में बात करें तो सबसे पहला इंजेक्शन आपके देश के राष्ट्रपति को और दूसरा उपराष्ट्रपति को, क्योंकि यही तो नंबर 1 2 हैं। पहले किनको घोपे हैं इंजेक्शन? जो बेचारे 4th क्लास। पहला इंजेक्शन किसको लगा? जो चपड़ासी था एम्स में, मतलब उसकी लाइफ दिखा, और वहां फोटो खिंचा रहे हैं खड़े होके। अरे जब ये दिक्कत क्या थी, ये था कि कहीं इसका कोई इल इफेक्ट ना हो, पता चला शाम को पैरालाइज्ड हो गया या किडनी खराब हो गई, तो पहले इनको लगा दो जो फालतू के लोग हैं। जब ये देख लिया कि करोड़ों लोगों को लग गया, अब ठीक है अब लाइन में हम भी आ जाएं। भाई कोई आपदा आए, दिक्कत आए, तो पहली जरूरत किसकी होती है उसको लेने की? घर में कोई बड़ी दिक्कत हो तो सबसे पहले घर का सबसे जो बड़ा आदमी होता है वो दिक्कत को अपने ऊपर लेता है ना। इस देश में क्या है, चपड़ासी को सबसे आगे खड़ा है, इसको लगाओ पहला इंजेक्शन एम्स के चपड़ासी को लगा। ये बेहद शर्मनाक है, क्योंकि पहला इंजेक्शन देश के सबसे पहले आदमी को लगना था। और सीरीज में जब लिखते हैं तो बड़ी जल्दी सीजेआई और ये इन सबको लाइन में खड़ा है, तुम इधर आ जाओ, 50 लोग पहले तुम्हें लगेगा, और 4-5 दिन देखना था इनमें से कोई सा नहीं मरा तब जनता को लगाते। अभी लॉजिक तो यही कहता है,
पहले जनता को लगवाए हैं, 4th क्लास को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, उसके बाद जब सब कुछ ठीक है ना तब, और फ्रंट पेज पे फोटो आ गया। ये फोटो अगर पहले दिन आता ना तो इज्जत बढ़ती मन में। जैसे एक लगता है ना भाई देखो कितना बड़ा रिस्क इस आदमी ने अपनी लाइफ पे लिया, लेकिन किसी ने नहीं लिया। लिया किसने? जो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के कि तुम्हें लगवाना ही पड़ेगा इंजेक्शन, नहीं चाहते तब भी लगवाया। अब सबको पता है कुछ नहीं बिगड़ रहा तो अब लगवा लेंगे सब। चलो अगले पे आते हैं। लास्ट शब्द क्या है? हम गणराज्य हैं। गण कौन होते हैं? गण रिस्पेक्टेड लोग। आपके देश में ना जो सबसे बड़ा आदमी है जिसकी अभी हम बात करें, महामहिम, कौन सी पोस्ट है वो? राष्ट्रपति। सबसे पहला इंसान है भारत का, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये पद कैसा नहीं है? पैतृक। अगर पद पैतृक होता तो ये राजतंत्र की निशानी होती, जैसी गुप्तों के टाइम में थी, जैसी मौर्यों के टाइम। भाई चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था कौन? बिंदुसार, उसका बेटा था, ये राजतंत्र था, उसका बेटा फिर राजा बना, उसके बाद जितने आए, ये राजाओं का तंत्र था। यहाँ सबसे बड़ा मुखिया कौन होता था? राजा। आपके देश में राजा मुखिया नहीं है। अब बातचीत मत करो, सुनो और समझ लो। ये सब एक्सप्लेनेशन में आते हैं, पेपरों में देखना, वो कहेंगे लोकतंत्र के निम्न में से कौन सा पर्याय है, 4 डेफिनेशन देंगे। वहां पकड़नी तब आएगी जब तुम इनको समझ लोगे। आपके देश में राजतंत्र नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र का एग्जाम्पल है। महारानी ब्रिटेन के वंश में ही महारानी ब्रिटेन आएगी, कोई और नहीं बनेगा। मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया। आपके देश के राष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं, लेकिन महारानी ब्रिटेन 1951 से वही बैठी हैं। आपके यहाँ 14 आदमी आ गए और चले गए और मर भी गए बहुत सारे उनमें से, ये आज तक राज कर रही हैं। और जब ये जिस दिन एक्सपायर होंगी उस दिन अगली महारानी भी काफी बुढ़ी हो गई हैं, वो बनेंगी अगली महारानी। यानी वहां आज तक क्या चल रहा है? हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि वहां लोकतंत्र नहीं है। ब्रिटेन दोनों चीजें हैं, लोकतंत्र भी क्योंकि एमपी के इलेक्शन होते हैं, और राजतंत्र भी। आपके यहाँ लोकतंत्र प्लस गणतंत्र है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा जो आदमी है देश का, राष्ट्रपति, ये इलेक्टेड है और इसका पद पैतृक नहीं है और इसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड है। कितने साल का? महारानी ब्रिटेन का कोई टाइम पीरियड नहीं है, जिस दिन वो एक्सपायर होंगी उस दिन हटेंगी। लेकिन हमारे का टाइम पीरियड है 5 साल में। गड़बड़ करेगा इससे पहले भी हटा सकते हैं, अच्छा काम करेगा रिपीट भी कर देंगे। हमारा इलेक्टेड राष्ट्रपति होने के कारण हमें क्या कहा जाता है? और देखो इसलिए 26 जनवरी को सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है राष्ट्रपति। ध्यान दिए, कभी परेड जब होती है तो पीएम खड़ा होता है, रिसीव करने के लिए राष्ट्रपति आता है, तो उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उस दिन राष्ट्रपति है, क्योंकि आपका दिन यही तो है। इसी को बोलते हो रिपब्लिक डे, तो गणतंत्र दिवस ही तो है। गणतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन है? लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है पीएम। इसलिए 15 अगस्त को जिस दिन झंडा फहराते हैं, पीएम आता है, स्पीच पीएम की होती है, पूरे दिन टीवी पे पीएम रहेगा। लेकिन जिस दिन 26 जनवरी होगा, कभी टीवी में ना लाइव परेड भी देख लेनी चाहिए। उस दिन राष्ट्रपति का काफिला निकलता है राष्ट्रपति भवन से, और सब पीएम और बड़े बड़े तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के हेड और गृह मंत्री सब हाथ बांध के खड़े होते हैं। राष्ट्रपति की गाड़ी आके रुकती है, वो उतरता है, सब उसको रिसीव करते हैं, क्योंकि रिपब्लिक डे आपके देश की इंपॉर्टेंस राष्ट्रपति की तरफ इशारा करता है और लोकतंत्र आपके पीएम के हेड होने की तरफ। तभी आपके देश में 2 प्रकार के प्रमुख हैं, एक को आप कहते हैं वास्तविक और एक को आप कहते हैं संवैधानिक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है आपका? राष्ट्रपति। और असली हेड कौन है? पीएम है। ये चीजें आपने ब्रिटेन से सीखी हैं। ब्रिटेन में ऐसा ही है, महारानी ब्रिटेन दिखावटी प्रमुख है, असली पावर यूज करता है वहां का पीएम। ये दोनों चीजें आपने किससे सीख ली? लेकिन गणतंत्र वहां नहीं है, वहां राजतंत्र है। गणतंत्र वहां नहीं है, वहां की महारानी टाइम पीरियड नहीं है। समझ में आ गया ये? अब जल्दी से किताब उठाओ, सब कुछ एक्सप्लेन है। पेपर में खूब आते हैं ये 5 टर्म्स। पेज नंबर 21 पर थे हम। कितने पॉइंट्स पढ़े थे हमने? ऊपर के 4। नेहरू वाला टॉपिक पूरा हुआ था। नेहरू ने फैजपुर में, क्या था फैजपुर में? पहली बार गांव में, और ये दिसंबर 1936 में, इसलिए कहीं कहीं 37 लिखते हैं। चलो इसके बाद 5वें पॉइंट पर आ जाओ। इसको ढंग से, मैंने नेहरू रिपोर्ट भी समझाई थी कल, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, वही पॉइंट पढ़ेंगे। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में औपनिवेशिक साम्राज्य, यहां लिख लो डोमिनियन स्टेटस, औपनिवेशिक साम्राज्य, इसके सामने लिखा भी होगा। हाँ देखो, इंग्लिश पे आ जाओ, इसके सामने, बिल्कुल इसके सामने देखो लिखा है द फ्रेमवर्क ऑफ नेहरू रिपोर्ट डिमांडिंग द डोमिनियन स्टेट, इसको अंडरलाइन कर लो।
औपनिवेशिक जो लिखा है ना साम्राज्य, डोमिनियन स्टेटस या डोमिनियन स्टेट्स कहते हैं इसको, की मांग करते हुए एक कानून का ढांचा नेहरू रिपोर्ट, अंडरलाइन करना, नेहरू रिपोर्ट तैयार कर अगस्त 1928 को लखनऊ अधिवेशन में पेश किया। किस नेहरू ने बनाई थी ये मोतीलाल ने। यानी 28 में पिताजी अध्यक्ष थे और 29 में बेटा, बेटा मतलब जवाहरलाल। तब कौन सा डिमांड रखी गई? पूर्ण स्वराज। यानी बाप बेटे दोनों लगातार में बने हैं 1928 1929। चलो ये अंडरलाइन कर लो। 1928 को लखनऊ अधिवेशन में पेश किया गया, जिस पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी। मैंने क्या कहा था, मुस्लिम लीग अड़ गई, देश ये सब अड़ गए कि ये बकवास रिपोर्ट है। लेकिन इस रिपोर्ट को ही श्याम चतुर्वेदी ने पहला भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा। इसको अंडरलाइन कर लो। एक आदमी ने कहा कि ये ब्लूप्रिंट है, सबने नहीं माना। एक आदमी ने कह दिया भाई ये ब्लूप्रिंट है। एक के कहने से चीजें नहीं मानते, लेकिन फिर भी हमें पता है कि किसी ने कहा था कि ये ब्लूप्रिंट है। नेक्स्ट टिक करना। 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में, क्रिप्स प्रस्ताव क्या कहने आया था हमें कि नहीं, क्रिप्स प्रस्ताव की मोटी बात क्या थी कि तुम लोग किसमें शामिल हो जाओ और उसके बदले हम तुम्हें डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे देंगे। तो इस पे गांधी ने क्या कहा था कि पहले हम शामिल, पहले डोमिनियन स्टेट्स बनाओ तब शामिल होंगे। तो उसने कहा पहले वर्ल्ड वॉर में शामिल करो इंडियंस को, तब हम दोनों आपस में अड़ गए और ये फेलियर कहलाया था। कौन सा मिशन? तभी गांधी ने कहा था ये एक पोस्ट डेटेड चेक है। नेहरू ने कहा जिसका बैंक, क्योंकि जो ये बात कह रहा है ना इससे ये मुकरेगा, ये गांधी पहले ही जानते थे। और अब हमें डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा चाहिए ही नहीं। हमें ये दर्जा कब चाहिए था? 28, और तुम्हें ये सूझ रहा है 42 में। अब तो हम पूर्ण स्वराज की बात कर रहे हैं 29 से, तो ये शब्द हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ये टिक कर लो। क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा के निर्णय की मांग को स्वीकार किया। अब मान गए कि हम तुम्हारी मांग, लेकिन अब हम नहीं मानेंगे। नेक्स्ट टिक करना। 15 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, क्यों इंपॉर्टेंट है ये आदमी? इसकी सरकार है जब आप आजाद हुए। कौन सी पार्टी है ये? लेबर पार्टी। और क्लीमेंट एटली सर साइमन के अंडर, साइमन कमीशन में जब 7 सदस्य आए थे ना तब भी आए थे। ये इंडिया के फेवर में थे। तीसरी आरटीसी में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि इंडियंस को न्योता नहीं मिला, कांग्रेस को, इसीलिए। यहां लिख लो क्लीमेंट एटली के ऊपर लेबर पार्टी, साइमन कमीशन के सदस्य। लेबर पार्टी थी इनकी जब भारत आजाद हुआ। ये साइमन कमीशन के 7 में से एक सदस्य ये थे। एक तो जॉन साइमन थे, एक ये थे क्लीमेंट एटली। और किस अपने देश की बैठक में हिस्सा नहीं लिया? तीसरी आरटीसी, क्योंकि हमें नहीं बुलाया कांग्रेस को। लिख लो, 3rd आरटीसी का बाइकआउट किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ाऊंगी आगे, तब बात करेंगे इसके बारे में। तो अंग्रेजों के किस दल ने आरटीसी का बाइकआउट किया? लेबर पार्टी ने, जिसका हेड कौन था? क्लीमेंट एटली। किस कमीशन में आया था यहाँ? और फिर भारत की आजादी के टाइम क्या था वो? वहां का पीएम था। नेक्स्ट देखना। तो 15 मार्च 46 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ये अंडरलाइन कर लो, आगे पढ़ लो बस, ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय ले लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर रुका और 45 में हो गया कि इंडिया को आजादी देंगे, तो 46 में घोषणा कर दी। नेक्स्ट टिक करना। इसी योजना के तहत अंडरलाइन कर लो, 24 मार्च 46 को कैबिनेट मिशन, जिसमें पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये भारत आया। जिसके मुखिया कौन थे? पैथिक लॉरेंस के पास लिख लो अध्यक्ष, पैथिक के नाम के ऊपर लिख लो अध्यक्ष। इसके बाद आगे पढ़ना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य प्रस्तावित किए गए। इसको अंडरलाइन करना, प्रस्तावित थे 389, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 देशी रियासतों के। क्या इन 292 में मुस्लिम लीग भी है? कितने हैं उसके? हाँ, यहाँ देखो 292 के पास 4 के पास लिख लो ABCD, चारों को शॉर्ट में लिख लो ABCD। ए मतलब अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ABCD, बिल्कुल ठीक। इस 292 को कैसे डिवाइड किया था? मोटा मोटा मैंने कैसे बताया था? 208 प्लस 73 प्लस एक एक करके कई सारे थे। ठीक है, यहाँ लिख लो 292 के पास प्लस 73 ML, मुस्लिम लीग इसी में शामिल है, ताकि बाद में भूले ना। 292 के ऊपर लिख लो 73 ML इसी में शामिल है। तो 292 में कांग्रेस भी है और मुस्लिम लीग भी है, इंडिपेंडेंट भी है, कम्युनिस्ट वाले भी हैं, गैर जो सिख से अलग थे वो लोग भी हैं, सब आ गए। ये पॉइंट समझ में आ गया? 292 में कौन कौन लोग हैं?
कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग प्लस अदर प्लस इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र भी तो थे ना बहुत लोग, जैसे आज भी उठते हैं, ये सब इसमें आ गए। 93 में कौन है? देसी रियासतें। तो ये ध्यान रखना कि इनमें कौन कौन, इनमें दो बड़े ग्रुप आ गए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। क्या मुस्लिम लीग स्टार्टिंग के अधिवेशन में पहले दिन आई थी? नहीं आई। न मुस्लिम लीग आई, न देशी रियासतें आई, इसलिए कम मेंबर प्रेजेंट हुए थे। चलो आगे पढ़ेंगे। तो ये चारों चीजें हमें समझ में आ गई। आगे सिर्फ पढ़ेंगे। सामान्य 213 थे, मुसलमान 79। ये पूछेंगे नहीं, ये टोटल की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग से अलग वालों की भी, जो टोटल मुसलमान थे। सिख 4। प्रांतों और रियासतों से भेजे जाने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण, अंडरलाइन कर लो, जनसंख्या के आधार पर किया गया और तय हुआ कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया। तो कितने पर एक आदमी है? 10 लाख। और टोटल कितनी आबादी? 40 करोड़। तो कायदे से कितना? 389, जिनमें से बाद में मुस्लिम लीग अलग हो जाएगी और फिर देशी रियासत के आधे आएंगे, आधे नहीं आएंगे। नेक्स्ट पढ़ना। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, अंडरलाइन करो, अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट, बातचीत मत करो, दूसरे को मत बता, अपने आप लिखने दो उसको, तुम मत बताओ उसको। अप्रत्यक्ष रूप से, आगे पढ़ो। जुलाई अगस्त 46 में संविधान सभा के कुल 389 में से, अंडरलाइन कर लो, 389 में से 296 सदस्यों के लिए, बस इतना, 389 से 296। अब ये धीरे धीरे घटते जाएंगे और फाइनली कितनों के साइन मिलेंगे? एक बार अगर मोटी सी बात समझें तो 389 है, फिर 324 मिलेंगे, फिर 299 मिलेंगे और फाइनल साइन होंगे 284 के। ये इंपॉर्टेंट है, जितनों के साइन हैं। अगला पॉइंट देखो, पेज नंबर 22 पर, अंडरलाइन करना। 3 जून 1947 की योजना से, क्या योजना है ये 3 जून वाली? इसको कहते हैं माउंट बेटन योजना। इसके ऊपर लिख लो, कहीं नहीं लिखा ना, लिख लो। 3 जून 1947 की योजना का नाम है माउंट बेटन। एक और नाम क्या बोलते हैं इसको? बिल्कुल ठीक, भारत पाक विभाजन योजना। अच्छी बात है, उसको याद है, तुम्हें याद नहीं है, देख लो। माउंट बेटन योजना लिख लो फटाफट से यहाँ, भारत पाक विभाजन योजना। एक बार डीपी में आया था, भारत पाक विभाजन योजना। इसका नाम माउंट बेटन योजना क्यों रख दिया? क्योंकि आपके देश में माउंट बेटन ही आया था, वायसराय था, तो उसको हेड मान के उसका नाम दे दिया। चलो आगे पढ़ना। 3 जून 47 की योजना से देश के बंटवारा होने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिससे संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 रह गई। अंडरलाइन कर लो, यानी जब पाकिस्तान अलग होने की बात आई तो संख्या घट के कितनी रह गई? 324। स्टार्टिंग में 389 थी, अब घटती जाएगी 324। आगे अंडरलाइन करो, 31 दिसंबर 47 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। संविधान सभा की पहली बैठक में, जो 9 दिसंबर 46 को हुई, 207 सदस्यों ने भाग लिया। कितने मेंबर्स आए? 207। कल तुम लोग परसों 208 कह रहे थे, तो मैं कह रही थी कि ये मुझे इसलिए याद था कि 206 हड्डी होती है, उनमें एक ही फालतू था, बस ऐसे याद कर लो, नहीं तो वहां 208 भी याद आएगा। 207। इसमें कितनी महिलाएं थी? प्रेजेंट हुई थी 9, टोटल में थी 15। यहां लिख लो, ये लिखो, टोटल फीमेल्स थी 15, प्रेजेंट हुई थी 9। टोटल महिला सदस्य 15, प्रेजेंट 9। तो कुल कितने आदमी आए टोटल मिला के, सब लोग मिला के? 207। किन किन ने बाइकआउट किया? 73 मुस्लिम लीग के नहीं आए, 93 देशी रियासतों के, और भी कुछ लोग एब्सेंट हो गए। अंतरिम सरकार की स्थापना पे आ जाओ। क्या हमारे देश में सरकार पहले ही बन गई थी अंग्रेजों के जाने से? अंग्रेज गए ना, उससे पहले हमने सरकार बना ली थी, जिसको क्या नाम दिया गया? अंतरिम सरकार। लेकिन ये सरकार चलेगी नहीं, क्योंकि इसमें आपने पाकिस्तान जो लोग जाएंगे ना, जिनमें से एक एग्जाम्पल लियाकत अली खान है, उनको भी बड़ा मंत्री बना दिया। कई बड़े मिनिस्टर वो बना दिए जिनको जाना है आगे जाके पाकिस्तान में। पर अंग्रेजों के रहते रहते ये दिखाने के लिए कि हम सरकार चला सकते हैं, अपना काम हम खुद कर लेंगे, हमने एक सरकार बनाई थी। इस सरकार में कई लोगों को बड़े ओहदे दिए गए, फिर उनको एज इट इज कैरी ऑन रखा गया। जैसे कि नेहरू की बात करें तो वो उस टाइम पे भी ये था क्लियर कि अगले पीएम कौन बनेंगे। आपको मैं बता दूं, दो बहुत टक्कर के लीडर थे, एक नेहरू और एक पटेल।
और सच्चाई ये है कि आम जनता पटेल को ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि किसानों के ज्यादा क्लोज पटेल थे। याद करो 1928 में बारदौली सत्याग्रह में जनता के बीच में जाके पटेल खड़े हुए थे। जब भूख हड़ताल की बात उठी थी तब पटेल सामने थे। नेहरू कभी आम जनता के बीच में ऐसा सच नहीं थे, बड़े लीडर थे, अमीर आदमी थे, जेल भी बहुत बार गए, लेकिन नेहरू ना कट ऑफ थे गरीब लोगों से, गरीबों के ज्यादा क्लोज में थे पटेल। और पूरे भारत का एक बड़ा तबका चाहता था कि पटेल पीएम बने, लेकिन राजनीति पे ज्यादा अच्छी पकड़ और जिनका पुश्तैनी कामकाज राजनीति का रहा था वो नेहरू थे। तो ये क्लियर कट था कि दो टक्कर के लीडर आपस में, इनमें एक 50-50 वाली बात रहेगी। इसीलिए एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी, उप प्रधानमंत्री। और फिर आप जानते हो कि पीएम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है गृह मंत्री की। आज अमित शाह की जो पोजीशन है, हम सब जानते हैं बीजेपी का चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया कि सारी नीतियों का सूत्रपात कौन करता है? अमित शाह। चेहरा आपके सामने मोदी जी का है, लेकिन उनके पीछे 99% दिमाग अमित शाह का। इसी तरह से प्रधानमंत्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट मानी जाती है गृह मंत्री। हम ये भी जानते हैं कि हर राज्य के ऊपर नजर किस मंत्री की होती है? गृह मंत्री। 15-15 दिन में रिपोर्ट होती है राज्यपाल की, कौन क्या कर रहा है। यानी पूरे देश पे एक, जैसे कंट्रोल के होल्ड की बात करें तो कौन रखता है वो? यानी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ना। इसीलिए पटेल को गृह मंत्री भी बनाया गया और भारत का पहला उप प्रधानमंत्री भी। इसीलिए पटेल इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या बता रहे हैं अब। पॉइंट नंबर किस पे थे हम? अंतरिम सरकार पे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 2 सितंबर 1946 को, इसको अंडरलाइन कर लो, 46 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। अब ये क्लियर था कि भारत का बंटवारा होगा, तो किसने बाइकआउट करना स्टार्ट रखा? मुस्लिम लीग। देखो पहले अधिवेशन में भी नहीं आई थी और अब भी जैसे ही अंतरिम सरकार आई तो अलग। लेकिन कुछ लीडर ना कॉमन थे, जो मुस्लिम लीग में भी थे और कांग्रेस में भी। जिन्ना का नाम सुना है हमने? जिन्ना दोनों में शामिल थे। बाद में खैर उन्होंने काम सिर्फ मुस्लिम लीग के लिए किया। संविधान निर्माण पे आ जाओ। संविधान सभा के गठन के बाद, भाई तुम्हें फ्रंट लाइन में समझ में नहीं आ रहा कि नहीं बोलना? बात नहीं करनी, बिल्कुल बात नहीं करनी। अपनी क्लास का माहौल ना तुम्हारे अपने हाथ में, इसको खराब करोगे टीचर्स, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें क्या पॉइंट रह गया 1 नंबर का। बात मत करो बिल्कुल भी। देखो ध्यान से, संविधान सभा के गठन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक, इसको अंडरलाइन करो, 9 दिसंबर 46 को संसद के केंद्रीय भवन में हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगला पॉइंट फटाफट से टिक करो। 11 दिसंबर 46 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। बेनेगल नरसिंह राव, BN राव वैधानिक सलाहकार। कितने रुपए लिए इन्होंने? लिखो यहाँ, निशुल्क सेवा। सबने रुपए लिए, अंबेडकर थे चाहे नेहरू, सबने पैसा लिया, इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। निशुल्क सेवाएं। ये इतनी बड़ी हस्ती हैं। कहाँ पे काम किया इन्होंने? ICJ में। कौन से देश के संविधान में मदद की? हमारे, बर्मा के और थोड़ा श्रीलंका। यहाँ लिख लो, ये लिखो ICJ के सदस्य, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य, ICJ। और क्या लिखोगे? हाँ लिखो, निशुल्क सेवाएं और बर्मा प्लस, पहले भारत, भारत प्लस बर्मा प्लस श्रीलंका के संविधान में मदद। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।